तो CSS और PMS में अगर देखें एसए और प्रेसी से पहले थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू CSS PMS का, तो इसमें तकरीबन 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स होते हैं CSS में। पैस जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, PSP जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, FSP जो फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, MLCG मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप, PCS पाकिस्तान कस्टम सर्विस, पैस पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट, IRS इनलैंड रेवेन्यू सर्विस होती है, CTG कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, IG इंफॉर्मेशन ग्रुप, OMG ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, रेलवेज एंड देन देयर इज़ पोस्टल ग्रुप। तो ये 12 ग्रुप्स हैं अंडर सिविल सर्विस जो ब्यूरोक्रेसी आपकी फॉर्म करती हैं, स्टेट मशीनरी को चलाते हैं। अब नेक्स्ट देखें तो इसमें 12 पेपर्स होते हैं CSS में भी और PMS में भी। अगर कंपलसरी सब्जेक्ट्स को देखें तो सबसे पहले इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स आपका CSS में होता है, आपने तकरीबन 2500 to 3000 वर्ड्स लिखने होते हैं। PMS में देखें अगर इंग्लिश ऐसे तो आपका 2 आवर्स होते हैं, आपने 1500 to 2000 वर्ड्स लिखने होते हैं। प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है। फिर CSS में इस्लामिक स्टडीज़ और PMS में भी इस्लामिक स्टडीज़। लेकिन जब CSS की बात करें इसमें GK में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं 300 मार्क्स के, जिसमें से आउट ऑफ 300 120 लेने होते हैं पास करने के लिए। और अगर PMS में देखें तो उसमें 100 मार्क्स का एक GK का पेपर होता है, 100 MCQs, एंड देयर इज़ पाकिस्तान अफेयर्स और उर्दू। और करंट पैटर्न पे अगर पाकिस्तान अफेयर्स का PMS का पेपर देखें तो उसमें भी आपको ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। पहले हिस्टोरिकल पोर्शन का एक डोमिनेंट था, लेकिन अब आपके करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं साथ साथ। तो एक तो ये चीज़ होगी। तो ये इनके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था, लेकिन हमारा पर्पज़ है बेसिक आपका एसए एंड प्रेसी का डेमो। तो पास रिजल्ट्स को अगर देखें तो CSS 2021 में अबाउट 17,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और रिटन 364 ने क्वालिफाई किया था। मैंने भी पर्सनली 2021 में ही क्वालिफाई किया था। 2020 में अगर देखें तो 18,500 अबाउट एस्पिरेंट्स अपीयर हुए थे और रिटन 376 ने क्वालिफाई किया था। 2019 में अगर देखें तो एस्पिरेंट्स तकरीबन 14,500 थे, 365। तो अबाउट 2 to 3% का पासिंग रेशो रहा हमेशा। 2 से 3% तक आपके स्टूडेंट्स हमेशा पास होते रहे। अब PMS 2021 में देखें तो 54 सीट्स थी, लेकिन अभी रिजल्ट आया तो 534 तकरीबन स्टूडेंट्स पास हैं। तो सिर्फ पास होना एक कैडर नहीं है, आपने एलोकेशन भी लेनी है, तो आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा स्कोर। तो अभी ये एसए प्रेसी का बैच है, हम आपको यही बताएंगे, मैं आपको पर्सनली ये पढ़ेंगे। अब एसए और प्रेसी में देखें तो सबसे पहले हम एसए की डिस्कशन करते हैं, जो बेसिक आज डेमो का पर्पज़ है। एसए राइटिंग में FPSC का सिलेबस देखें या PPSC का सिलेबस देखें, ऑलमोस्ट सेम है। FPSC के सिलेबस में ये 3 लाइनें लिखी हुई हैं उन्होंने। अगर CSS का इंग्लिश एसे का सिलेबस देखें कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट 1 or more एसे इन इंग्लिश, कि आपने एक या एक से ज़्यादा, लेकिन आपको जनरली एक ही, ये आपका सिलेबस है, लेकिन आपने एक ऐसे लिखना होता है 2500 से 3000 वर्ड्स का। अ वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन, आपको 10 टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसमें से आपने एक अटैम्प्ट करना है। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक। देखिए चीज़ें एक्सट्रैक्ट करें कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। एक आप जो नॉलेज डिलीवर करें वो कॉम्प्रिहेंसिव हो और साथ रिसर्च बेस्ड हो। कंपोनेंट्स हैं कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव और रिसर्च बेस्ड नॉलेज, हम इसको देखते हैं क्या होता है एक दफ़ा, पहले हम नेक्स्ट देखें। फिर कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट। and technical treatment of style of English writing. अब इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं कि इसका मतलब क्या है। बच्चे कम्प्रीहेंसिव और रिसर्च बेस्ड। कम्प्रीहेंसिव मीन्स कि हर चीज़ आपकी वेल एक्सप्लेन्ड, लिंक्ड हो, आप विदाउट प्लेसमेंट, आप रैंडम प्लेस ना करें।
आपने एक डिटेल्ड चीज़ बतानी है, आपने वेल एक्सप्लेन्ड चीज़ बतानी है, वेल एक्सप्लेन्ड पर्सपेक्टिव बताना है जो आप डिस्कस करेंगे। तो कम्प्रीहेंसिव का जनरल ये मीनिंग है कि आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड की हुई है और उसको जब आप डिलीवर करें तो ऐसे डिलीवर करें कि अगला फर्स्ट टाइम रीड करते हुए ही आपकी बात समझ लें। सेकंड चीज़ रिसर्च बेस्ड का जो एलिमेंट है, रिसर्च बेस्ड का मतलब है कि आपका वेल रिसर्च्ड ऐसे हो, आपने विदाउट सोर्स कोई फैक्चुअल नॉलेज नहीं देनी, हर चीज़ का सोर्स देना। आप दूसरों की चीज़ को यूज़ करके अपना पर्सपेक्टिव प्रूव करें, ये रिसर्च बेस का एक एलिमेंट डाला गया कि आपने रिसर्च करके, फॉर एग्जांपल आप एक बात करते हैं कि पाकिस्तान वॉज फॉर्म्ड बेस्ड अपॉन दी स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल राइट्स। अब आपको किसने कहा, आपको कैसे पता है कि ये पॉलिटिकल राइट्स की स्ट्रगल थी या फॉर्मेशन? तो आपने इस चीज़ का सोर्स देना। फॉर एग्जांपल मैंने एक पाकिस्तान की बुक पढ़ी, एनाटोल लाइवन ने लिखी पाकिस्तान आ हार्ड कंट्री, तो हम उसी का रेफरेंस देंगे, ये पाकिस्तान आ हार्ड कंट्री से मैंने ये सोर्स लिया है। तो आपकी जब कोई फैक्चुअल नॉलेज, एक होती है एनालिसिस, एक होती है फैक्चुअल नॉलेज, तो उसका आपने ईयर देना है। ये रिसर्च बेस्ड का एलिमेंट है। जैसे आप जनरल, अगर आप साइंटिफिक बैकग्राउंड से या जनरल आपने कभी रिसर्च पेपर देखा है तो उसमें दरमियान में एक नेम और ईयर लिखा जाता है रेफरेंस के तौर पे। तो यही चीज़ है आपके एकेडमिक ऐसे राइटिंग में भी रिसर्च बेस्ड का एलिमेंट होना ज़रूरी होता है और वो वहाँ पे ये चीज़ चेक करते हैं। नेक्स्ट देखें बच्चे, उसने लिखा है कि आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट। बच्चे इसका मतलब है कि आपकी राइटिंग में प्रॉपर फ्लो हो, आपकी एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग हो, जेनेरिक ना हो यानी कि अच्छी एक्सप्रेशन हो रिटन, और टेक्निकल ट्रीटमेंट में यानी कि आपने कोहेरेंस मेंटेन करनी है प्लस क्लैरिटी मेंटेन करनी है। रैंडम इंक्लूजन ऑफ थॉट्स ना हो, थॉट्स प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो, प्रॉपर फ्लो में हो, एक बात आपकी क्लियर हो, प्रॉपर अंडरस्टैंड की जा सके। इसका मतलब होता है आपकी ये आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन और टेक्निकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे एग्जामिनर की रिपोर्ट्स। हम ये CSS के एग्जामिनर्स की रिपोर्ट आती है FPSC की साइट पे, 2019 तक आती थी, 2019 तक। वो बताते थे, अभी हमने जो चीज़ें देखी ऊपर, उनकी जितनी भी रिपोर्ट्स देखें कि उन्होंने यही रिक्वायरमेंट्स बताई होंगी, यही चीज़ बताई होगी कि इतना ज़्यादा फेलियर रेशो। ऐसे राइटिंग में 94% बच्चे फेल हो जाते हैं, 90% प्लस फेलियर रेशो। रिसेंट अगर देखें 94%। तो ये एक काफ़ी डॉन्टिंग एक फैक्ट है कि इतने ज़्यादा बच्चे एक ही सब्जेक्ट में फेल हो जाए। इतने ज़्यादा बच्चे अगर एक ही सब्जेक्ट में। ओके, अब CE 2019 की रिपोर्ट देखते हैं तो उन्होंने लिखा सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंटेड अ क्रैम्ड राइटअप, कि जो उन्होंने लिखा वो क्रैम्ड था, कॉपी पेस्ट था। अगर आप फैक्चुअल बात करते हैं, फैक्चुअल नॉलेज डालते हैं, एक तो पहली चीज़ उन्होंने कहा कि क्रैम्ड नॉलेज थी, क्रैम्ड चीज़ों को उन्होंने प्रेजेंट किया कि आपने एक एनालाइज करना है, उसको अंडरस्टैंड करके दूसरे की बात को खुद का करके प्रेजेंट करना होता है, उसको एनालाइज करके उसको सिर्फ यूज़ करना है आपने। ये नहीं कि सिर्फ आप ऐसे स्टार्ट करें, फैक्ट से स्टार्ट करें, फैक्ट तक ही जाते रहें, फैक्ट इफेक्ट डालते रहें, कोट्स लिखते रहें। दैट इज़ अ क्रैम्ड एलिमेंट जो आपने अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट वो लिखते हैं कि विदाउट रियलाइजिंग डेलिकेसी, ट्विस्ट एंड एम्फेसिस इन द गिवन टॉपिक, कि गिवन टॉपिक को अंडरस्टैंड किए बगैर ही सिर्फ जो क्रैम्ड नॉलेज जहाँ से उन्होंने पढ़ा था एक दफ़ा वही चीज़ें लिख दी जाके। लिखा ऐसे लिखा नहीं है, ऐसे कॉपी पेस्ट किया। अ लार्ज नंबर ऑफ, तो काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो वर्ड काउंट उनकी कितनी है 2500, काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो 1200 से 1300 वर्ड्स ही नहीं पहुंच सके। रेडीमेड मटेरियल यूज़ किया उन्होंने, सिमिलर मटेरियल, कोट्स, एग्जाम्पल्स को यूज़ किया। ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है, यानी कि आप कोट्स को अगर बार बार यूज़ करोगे वो चीज़ भी डिस्करेज की जाती है। आप फैक्चुअल नॉलेज, फैक्ट एक बार बार यूज़ करोगे उसको भी डिस्करेज किया जाता है। ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है, क्रिटिकल एवेल्यूएशन नहीं है, डिस्कशन की ग्रामेटिकल और मिस्टेक, सब्जेक्ट वर्ब। तो बेसिक एक तो टेंसेज हैं। सेकंड मिस्टेक ये है कि आपका मटेरियल, आप जो लिख रहे हो वो चीज़ कैसे आप लिख रहे हो, ये चीज़ भी मैटर करती है। सिमिलर मटेरियल है, कोट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है।
नेक्स्ट देखिए वो कहते हैं एक ऐसे एक ग्रेट डिबेट है, ओपन डिस्कशन है, एलेबोरेशन ऑफ स्टेटमेंट है बेयर अ कैंडिडेट, कि एक कैंडिडेट किधर स्टैंड करता है, उसने अपना प्रॉपर एक्सप्लेन करना होता है, बजाय इसके कि जो चीज़ है उसी को लिख दें, उठा के एक चीज़ पढ़ी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दी। उन्होंने गुड ऐसे की फीचर्स भी बताए कि क्या क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छी ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट, इन डेप्थ नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग, वेल वर्स मैनर, फ्लॉलेस लैंग्वेज, लिटरेरी एक्सप्रेशन, एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश इंटरप्रिटेशन स्किल्स अच्छी हो, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़, कोहेरेंस हो, कोहिजन हो, क्लैरिटी हो। जो चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की थी कि ऐसे में ये चीज़ उनकी रिक्वायरमेंट है, वो कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ दो, बच्चे कहते हैं नहीं जी उस बुक में बहुत अच्छा लिखा था, वही उठा के लिख देते हैं जाके। सिमिलर रिपोर्ट सेम चीज़ है कि क्रिटिकल सब्जेक्टिव अप्रोच है, जो रिसर्च बेस्ड या आपकी क्रैम नॉलेज पे रिलायंस ज़्यादा है, डल मोनोटनी है, रेपिटेशन ऑफ स्टीरियोटाइपिकल इंफॉर्मेशन, जो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है उन्हीं का बार बार डिस्कशन। ये चीज़ें आपने अवॉइड करते हैं, ये चीज़ें ही वो पूछते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं जी नहीं जी ये नहीं, ऐसे भी हो जाएगा, वो उस बच्चे का ऐसे पास हुआ था उसने मुझे ये कहा है, ऐसे लिख लेते हैं, उस बच्चे ने ये कहा है, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक ये जनरल आपकी मिस्टेक होती है जो आपने अवॉइड करी। क्रैम नॉलेज ना हो। अब मार्किंग कैसे होती है ऐसे की, इतनी ज़्यादा मिस्टेक, इतनी ज़्यादा आपकी जनरल चीज़ें होती हैं, ये क्या चीज़ है? रुको जी बच्चे आप पूछें, क्या कन्फ्यूजन है, डिस्कस करें। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप कह रहे हैं कि रेफरेंसेस और कोट्स भी हम जो है ना कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो रेफरेंसेस और कोट्स और ये चीजें तो वैसे भी एग्जैक्टली लिखनी पड़ती है ना, उन चीजों को हम कैसे मतलब चेंज करके लिखे, अपनी आइडियाज से लिखे। अब जो दूसरी है टॉपिक से रिलेटेड चीजें हम लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग में, क्योंकि अपनी थॉट्स होती हैं, अपने एक्सप्रेशंस होते हैं, बट कोट्स लाइंस जो एग्जैक्ट होती हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं, वो तो हम सेम ही लिखेंगे ना ऑब्वियसली। बच्चे मैंने आपको बताया है कि वो हम यूज़ करते हैं अपनी बात को कंसोलिडेट करने के लिए। अब आप एक पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ, एक एग्जांपल भी देते हैं कि अगर आप एक अपनी बात स्टार्ट करते हैं, आप फॉर एग्जांपल आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे लिख रहे हैं, आप कहते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्ट्स ऐसे हैं कि वो पैट्रियार्कल माइंडसेट्स हैं, वो वुमेन को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सोशली ये बिलीव्स ही ऐसे हैं जो उनको आगे नहीं जाने देते। अब आप ये बात करेंगे, आप स्टार्टिंग में लिख दें कि ये उधर ये हुआ, इधर ये हुआ, इधर ऐसे हुआ, इस बुक में ये था, उस बुक में ये था, ये तो एज इट इज़ कॉपी पे आपने एनालिसिस की नहीं। आप एक पर्सपेक्टिव देते हो, उसको एक्सप्लेन करते हो, उसको डिवाइड करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ब्रेक डाउन करते हो, एक्सप्लेन करके फिर एंड पे आप अपनी बात कहते हो कि मैंने ये बात की है, इसकी ये कंसोलिडेशन के लिए ये रेफरेंस है या ये एग्जांपल है, अपनी बात को स्ट्रेंथन करने के लिए, तब एक रेफरेंस की प्लेसमेंट ठीक है। ओके 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 सर, थैंक यू सो मच। ओके अब मार्किंग क्राइटेरिया ऐसे पे चलते हैं, इतनी हाई फेलियर रेशो किस वजह से? ये 4 एरियाज़ हैं। कंटेंट 40% आपकी वेटेज है, 25 मार्क्स आपके लैंग्वेज के होते हैं, स्ट्रक्चर आपका 20 मार्क्स, कोहेरेंस आपकी 15 मार्क्स। ये 4 चीज़ों पे आपकी मार्किंग की जाती है इंग्लिश ऐसे की। अब कंटेंट को फर्दर डिवाइड करें तो उसमें एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है, एक क्वांटिटी होती है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि आपने जो कंटेंट दिया उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, क्वालिटी मींस आप एक लोकल ऑथर की बात करते हो, वो एक हाई वेटेज नहीं रखती, बजाय इसके कि अगर आप एक वेल रिस्पेक्टेड या एक ऐसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो जो
कन्वेंशन नहीं है। फिर क्वांटिटी आपकी हर चीज़ में कितना है, क्या है, वो आपकी मैटर करती है। फिर रिलायबिलिटी आपकी, रेलेवेंस आपकी, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं बच्चे आपके मार्किंग में, कंटेंट में, कि रेलेवेंस आपकी है, जो आप बात लिख लो रिलायबिलिटी है या नहीं है, उस बात को आप कंसोलिडेट कर सकते हो उस चीज़ को यूज़ करके या नहीं। फिर आपकी लैंग्वेज, 25 मार्क्स होते हैं बच्चे। सेंटेंस स्ट्रक्चर को 5 मार्क्स दिए जाते हैं। ये साथ साथ बच्चों के इम्प्रूव करवाए जाते हैं। ज़ाहिर है कि कोई बच्चा किसी बैकग्राउंड से होता है, किसी से होता है, तो ये चीज़ इम्प्रूव होती रहती है साथ साथ। वोकेबलरी, देन क्लैरिटी, देन यूजेज, और लास्ट पे एक्सप्रेशन, आपकी जो रिटन एक्सप्रेशन है कि आप यूजेज का क्या मतलब है कि आपने एक वर्ड यूज़ किया है तो क्या उसका यूज़ भी प्रॉपर है या नहीं। नेक्स्ट बच्चे आपका स्ट्रक्चर के 20 मार्क्स हैं। स्ट्रक्चर में आपकी 4 चीज़ें हैं कि बेसिक आउटलाइन है या नहीं है, इंट्रोडक्शन लिखा है प्रॉपर या नहीं लिखा, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं है, और कंक्लूजन का स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं है। आपके कंक्लूजन पढ़ने से पता चलना चाहिए कि ये कंक्लूड कर रहे हैं। आपके पैराग्राफ में वेल एलेबोरेटिव चीज़ें, स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं है। इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन की तरह ही लिखा है, एक एकेडमिक राइटिंग का पैटर्न है। आप उसमें अपनी फर्दर जितनी इंक्लूजन्स करोगे, एक वो रिस्क ले रहे हो। तो एक लॉजिकल सीक्वेंस से, एक लॉजिकली इसको टैकल किया जाता है ऐसे राइटिंग को, बजाय इसके कि मिथ्स पे बिलीव करें कि नहीं जी ये करना है वो करना है। एक पैटर्न है, एक चीज़ है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। उन्होंने कहा है अपनी रिपोर्ट्स में कि बच्चे ये चीज़ें ना करें तो ना करें। नेक्स्ट बच्चे सीक्वेंस, आपकी कोहेरेंस में सीक्वेंस आपकी पैराग्राफ में कनेक्टेड पैराग्राफ्स हैं या नहीं है, और प्रॉपर ट्रांजिशंस। अब ट्रांजिशंस को बच्चे ऐसे कंफ्यूज करते हैं कि ट्रांजिशन पैराग्राफ डालना है, कोई दरमियान में एक पैराग्राफ आप लिख रहे हो 12-13 लाइन का, दरमियान में 2-3 लाइनों का एक पैराग्राफ डालो कि मैं इस बात से इस पे जा रहा हूँ। तो ये चीज़ एकेडमिक पैटर्न पे नहीं आती। ट्रांजिशन मीन्स कि आपकी एक सिंगल लाइन भी ट्रांजिशन करवा सकती है, एक सिंगल वर्ड भी ट्रांजिशन करवा सकता है। उसका यूजेज बेसिकली सिखाया जाता है, किधर क्या चीज़ लिखनी है। स्मार्ट स्टडी होती है, इसमें लॉजिकल सीक्वेंसिंग होती है, अपनी इंक्लूजन्स होंगी, आपकी एक्सप्लेनेशन, आपकी वर्डिंग हर जगह होगी। ऐसे का स्टार्ट आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रूल्स को आप ओवर स्टेप ना करें। रूल्स हैं। और कोहेजन आपकी पैराग्राफ में सीक्वेंसिंग है या नहीं, तो ये चीज़, इस चीज़ पे आपकी मार्किंग होती है। और अभी लास्ट टाइम 2021 में हमारी दफ़ा 45 हाईएस्ट मार्क्स थे डॉक्टर मुदस्सिर OMG में। तो क्या चीज़ है जो आपको डिफ्रेंशिएट करती है 45 हाईएस्ट मार्क्स ऐसे में और 94% फेलियर रेशो? तो ये कोई इजी चीज़ नहीं है, लेकिन एक लॉजिकल चीज़ है जिसकी प्रैक्टिस या जिसकी इवैल्यूएशंस आपको पास करवाती हैं, बजाय इसके कि आप कहें कि ठीक है जी ये रिक्वायरमेंट है, लो जी कर लो। आपने विदाउट चेकिंग, आपने मिनिमम 15 एसेस लिख के चेक करवाने हैं, तब आपका होगा। और इस सेशन में हम यही करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड सेशन है। चीज़ समझाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, चेक करवाई जाती है। जो चेक नहीं होता बच्चे, मुझे स्टूडेंट नहीं 10 स्टूडेंट मैंने लेने हैं, मैंने उनको चेक करना है बस। इम्प्रूविंग योर रिटन एक्सप्रेशन। अब आपकी रिटन एक्सप्रेशन आप जनरली लिखते हो, आप कहते हो नहीं मेरा तो बड़ा वीक है। अब वीक आपके लिए, आप जब तक उसे चेक नहीं कराओगे उसे जज नहीं कर सकते कि आप किधर स्टैंड करते हो, क्या क्या चीज़ इंप्रूव करनी है। लेकिन मैं जनरल रिमार्क्स बताता हूँ। आपने अभी तक पढ़ा कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें लिखी जाती हैं आपके सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। लेकिन आपको जब आपने CSS के लिए रिटन एक्सप्रेशन या आर्टिकुलेशन को डिपिक्ट करना है, आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, आपकी क्लैरिटी लूज नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक प्रोनाउन मिसप्लेस कर दो, एक प्रोनाउन सिंगल इट की प्लेसमेंट भी आपकी क्लैरिटी लूज करवा देती। अब कैसे किया जाता है ये? सबसे पहला तो चीज़ है बच्चे कि आपके रूल्स बेसिक क्लियर हो, किधर चीज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल 2 का यूजेज नहीं आता आपको, 2 के बाद आप 3rd फॉर्म लिख रहे हो, गलत है। रूल्स ही नहीं आते तो आप लिखोगे भी नहीं। तो वो चीज़ें भी तब क्लियर होती हैं जब बच्चा चेक करवाता है, इसको ये रूल नहीं पता, वो रूल बताया जाता। सेकंड बच्चे, आपकी रिटन एक्सप्रेशन इंप्रूव करने का बेस्ट तरीका होता है बच्चे रीडिंग एंड देन अडॉप्टिंग।
ज़ाहिर है कि आप एक कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से आए हो जहाँ पे आपको थिंकिंग के बजाय मेमोराइजेशन पे फोकस ज़्यादा होता है, लेकिन सीएसएस में आपने थिंकिंग के साथ साथ आपने अडॉप्शन करनी होती है और उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी होती है। कैसे? मैं एक आर्टिकल रीड कर रहा हूँ सिंपल, मैं ऐसे की रिसर्च के लिए। अब मेरा जो मेथड होता है कि आपको एक ऐसे अगर लिखवाना है संडे को, तो वीक में पूरा 2-2 3-3 आर्टिकल पर डे पढ़ें, ताकि आपको एंड पे जाके ये नहीं कि दिन में बैठे हैं 15-20 आर्टिकल पढ़ने, साथ साथ पढ़ें, स्मार्टली चलें। आर्टिकल रीड कर रहे हैं, अब उसमें आपने अडॉप्ट करना है। फॉर एग्जांपल कोई फ्रेज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, कोई यूजेज आपने देख लिया, आप उसे कॉपी करें, उसे अडॉप्ट करें। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ नज़र आती है, एक फ्रेज़ नज़र आती है, एक आउटवे का वर्ड मुझे नज़र आता है, आउटवे का वर्ड मुझे नज़र आता है, मैंने ये लिख लिया कि मैं इसको अपनी राइटिंग में यूज़ करूँ तो मेरी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। आउटवे का यूजेज मैंने अब देखा, अब उसने जिस सेंस में यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा सेंटेंस लिखता है कि मेरिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी आर मोर देन डीमेरिट्स। एक बच्चा ये लिख रहा है, लेकिन एक बच्चे को अडॉप्ट करना, क्रिटिकली सोचना आता है। प्रिपरेशन में भी एक स्मार्ट वर्क है, क्रिटिकल थिंकिंग है, जो एस्पेक्ट बच्चे छोड़ देते हैं। तो मेरिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी आर मोर देन डीमेरिट्स, एक ये बात है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा ये लिख रहा है, एक बच्चा ये लिखता है कि मेरिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी आउटवे इट्स डीमेरिट्स, उसके डीमेरिट्स को वो आउटवे कर देते हैं। ठीक है, एक ये लिखता है। तो ये जो चीज़ है मेरिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी आउटवे इट्स डीमेरिट्स, ये एक्सप्रेशन या ये लिखा हुआ अच्छा है। अब ये चीज़ सिखाई नहीं जाती, ये चीज़ अडॉप्ट की जाती है, इम्प्रूव करवाई जाती है। आपका राइटअप पढ़ के आपको ऑप्शंस बता दिए जाते हैं कि आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये वर्ड यूज़ करें। लेकिन सबसे बेस्ट ये होता है जो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर होता है, यही पैटर्न जो ऐसे का होता है, वो सारे तकरीबन यही पढ़ाते हैं। डॉक्टर आरिफ जवेद हैं नोवा के, वो यही पढ़ाते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि साथ लेके चलना, सिखाना, इम्प्रूव करवाना। तो डेली डिस्कशन जब आपके टास्क पे होती है कि आपने एक टास्क किया, उसको चेक किया, उसको क्लास में ही बताया कि आपने ये चीज़ गलत की है, ये चीज़ सही की है, तो आपकी ऑटोमेटिकली मिस्टेक सही होती हैं। तो एक रिप्लेसमेंट चीज़ें बताना ज़रूरी होती हैं कि क्या क्या चीज़ इसकी जगह लग सकती थी। सिमिलरली एक तीसरी चीज़ होती है मोल्ड करना, क्रिएटिविटी दिखाना रिटर्न एक्सप्रेशन के लिए। क्रिएटिविटी दिखाना, क्रिएटिविटी बच्चे क्या होती है, ठीक है। इस क्रिएटिविटी को अगर हम देखें, आप एक चीज़ को मोल्ड करते हो अकॉर्डिंग टू योर यूजेज। एक सिंपल है कि फॉर एग्जांपल मैनी फेलियर्स लीड टू सक्सेस, एक ये सिंपल सेंटेंस है। अब एक सेंटेंस को आप काफ़ी तरीक़ों से लिख सकते हो, एक बात को काफ़ी तरीक़ों से, सेम आइडिया हम डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं कि सक्सेसिव फेलियर्स इन लाइफ लीड टू अ सक्सेसफुल एंड। एक इस तरह का भी आप लिख सकते हो। सेम आइडिया है कि काफ़ी फेलियर्स के बाद सक्सेस आती है। और बच्चे आप में से कोई बताएगा, कोई सेंटेंस बनाए, इसका सेम आइडिया है लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर और रखना है, सेंटेंस चेंज करना है। कोई भी बच्चे बताएं सर, बस कॉन्फिडेंस इतना तो होना चाहिए, सीएसएस करना है आपने। बच्चे चले, मैं एक और बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिंपल, पहले सिंपल रहते हैं कि फाइनल फॉर्म ऑफ मैनी सक्सेसिव फेलियर्स इज सक्सेस। एक मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, सक्सेसिव फेलियर्स आर लाइक स्टेप्स। अब सिमिलीज, ये सिमिली कहा जाता है कि एक चीज़ को दूसरे से रेफर करें। आर लाइक स्टेप्स विच या हुज फाइनल स्टेप इज
सक्सेस। आप इस तरह की फ्रेज या अडॉप्ट की है, देखी है, पढ़ी है कहीं पे, मैंने लिख ली, मैं इसको अपनी राइटिंग में यूज़ करूँगा इम्प्रूव करने के लिए।